हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच पुनः डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि खिलजी वंश के विषय में कि वास्तव में खिलजी वंश की क्या भूमिका रही। और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश थे। 5 वंश में सबसे कम शासनकाल किस वंश का रहा? तो खिलजी वंश का रहा था। और ये पूछा जाए कि किस वंश का सर्वाधिक शासनकाल रहा था, वंश की बात अगर करें तो तुगलक वंश का रहा। इसके बाद किसका था? गुलाम वंश का रहा, फिर लोधी का रहा, फिर सैयद का रहा, इसके बाद खिलजी वंश। मित्रों याद रखना कि खिलजी वंश वास्तव में एक क्रांति कहा जाए, इसका शाब्दिक अर्थ है एक क्रांति। क्रांति के द्वारा यानी कि वास्तव में सत्ता को प्राप्त किया। वास्तव में देखा जाए कि जिस समय कैकुबाद की हत्या करके यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपना यानी कि राजपाट स्थापित कर लिया और कहा जाए कि किलाखोरी में अपना राज्याभिषेक कराया था। लेकिन जैसा उसने किया और उसके साथ भी जलालुद्दीन खिलजी के साथ भी विश्वासघात हुआ था, क्योंकि इसी के भतीजे ने इसकी हत्या करके और सत्ता प्राप्त की थी। तो इसके विषय हम सब लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इसके विषय में आज हमें अलाउद्दीन खिलजी के विषय में भी हमने आप लोगों को बता दिया था। कुछ चीज़ें जैसे रह गई, आज उसके विषय में भी बता दे रहे हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राशनिंग, याद रखना कि राशनिंग पद्धति, राशनिंग जो पद्धति थी किसने चालू की? तो ये कई बार क्वेश्चन बनता है तो तुरंत लगाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि दीवाने ए रसालत, तो ये भी इसी का था। दीवाने ए रियासत, ये भी इसी का था। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। मुहतसिब, मुहतसिब ये भी इसी का, ये दरबारी शिष्टाचारों का यानी कि देख रेख करने वाला व्यक्ति था। ठीक है। तो ये राशनिंग वास्तव में अगर देखा जाए ये पद्धति कब की है? तो ये मध्यकालीन की है, यानी कि मध्यकालीन की बात है। और आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो वास्तव में राशनिंग पद्धति आज भी हमारे यहाँ चल रही है। और अब तो निःशुल्क की बात है कि इतना इतना गेहूँ, इतना चावल और इतना बाजरा भी मिलेगा, इतना ये मिलेगा। तो इस तरीके की ये व्यवस्थाएं आज चल रही हैं, सरकार हमारे यहाँ की चला रही है। ठीक है। तो राशनिंग व्यवस्था अगर शुरुआत की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी की। ठीक, ये चीज़ याद रखना। वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी के विषय में मैंने बताया था आपको पहले कि ऐसा सुल्तान जिसने कि नगद वेतन, देखो एक चीज और है कि नगद वेतन की बात अगर हम लोग करते हैं कि नगद वेतन देने वाला मध्यकालीन कौन शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। और एक चीज और याद रखना कि एक घटना और घटी जब यूरोपीय आए। तो यूरोपियों में अगर एक पूछा जाए कि यूरोपियों में मध्य मतलब कि नगद वेतन देने की परंपरा किसने डाली थी? तो याद याद रखना कि डचों ने डाली थी। ठीक है। आने का क्रम भी हमने बताया कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रांसीसी। लेकिन परंपरा जो थी नगद वेतन की, डचों ने चालू की थी। इसी तरीके से मध्यकालीन की बात, तो मध्यकालीन तो पहले आ जाएगा। नगद वेतन देने की प्रथा किसने चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने जब वेतन की देने की प्रथा चलाई थी तो इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और इक्ता व्यवस्था, इसी को हम अक्ता व्यवस्था भी कहते हैं। याद रखना ये एक होता क्या है, इक्ता वक्ता, ये एक भूमि का टुकड़ा होता था, ये दिया जाता था। इसमें जो उत्पादन होता था उसका कहा जाता था तो 30% मतलब स्वयं वो रखता था और 70% यानी कि सरकारी खजाने में जाता था। तो ये व्यवस्था चल रही थी। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये चीज़ें याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मंगोल आक्रमण भी सर्वाधिक किसके समय हुए थे?
तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। और मंगोलों का आक्रमण होने की बात क्यों हुई, इसी के समय क्यों इतने मंगोल आक्रमण हुए, क्योंकि इसका जो चाचा था मंगोलों को शरण दिया दिल्ली के पास। मंगोलपुरी नामक उनने बसा लिया था शहर, आज भी है। और कहा जाए कि जब उनने शहर बसाया तो उनके पहले तो उसने पराजित किया, और पराजित करने के बाद उनको शरण दे दिया, मित्रता कर ली। तो इसके वजह से उसके साथ जब घटना घटती है कि उसकी हत्या की जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से मंगोल लोग ईर्ष्या करने लगे थे। इस वजह से इसके समय 6 मंगोल आक्रमण होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, अब अलाउद्दीन की जब मृत्यु होती है तब इसके बाद उसका एक बेटा है शहाबुद्दीन उमर। ये 1316 से 16 तक बैठता है, यानी कि बहुत कम, मात्र 5 माह तक शासन ही करता है, नाम मात्र का था। और ये जो था एक राजपूत, यानी कि याद रखना राजपूत कन्या का बेटा था, तो उसी से ये उत्पन्न हुआ था। उसने शासन नाम मात्र का रहा। लेकिन मुबारक शाह खिलजी, ये क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनता है कि कौन ऐसा खिलजी वंश का एक सुल्तान हुआ जो कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में या स्त्रियों के भेष में पहुंच जाता था, ऐसा व्यक्ति कौन था? तो मुबारक शाह खिलजी था। और कहा जाए ये किसने कहा था, तो बर्नी ने कहा था। किसने कहा था? तो बर्नी ने इसका स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा सुल्तान जो कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था या स्त्रियों के भेष में भी पहुंच जाता था, और स्त्रियों के भेष में पहुंचने के बाद लोग अगर हंस देंगे, मजाक उड़ाएंगे तो उसे मरवा भी देता था, कट्टर था थोड़ा। और कहा जाए इसने खलीफा से मान्यता घोषित, मतलब खलीफा से इसने मान्यता प्राप्त नहीं की, ये अपने को स्वयं खलीफा कहता था। खलीफा क्या होता? हम स्वयं खलीफा, यानी कि स्वयं को अपना खलीफा घोषित कर दिया। और इसकी एक उपाधि थी कि अल इमाम उल इमाम खिलाफत उल्लह, ये उपाधि याद रखना, ये उपाधि बहुत पूछी जाती है इसकी है, ये इसकी उपाधि थी। इसकी उपाधि क्या थी? अल इमाम उल इमाम खिलाफत उल्लह, ये इसकी उपाधि थी। और कहा जाए कि मुबारक शाह खिलजी ने ही, याद रखना, मुबारक शाह खिलजी ने ही मलिक काफूर की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो मलिक काफूर की हत्या किसने की थी? तो मुबारक शाह खिलजी ने की थी। और बाद में कहा जाए कि मुबारक शाह खिलजी के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? तो खुसरो शाह बैठता है। तो ये खुसरो शाह था, ये 1320 से 20 तक बैठता है। खुसरो शाह वास्तव में एक ये हिजड़ा था, और हिजड़ा से यानी कि हिंदू था, और हिंदू से बाद में मुसलमान परिवर्तित हुआ। इसने धर्म मुसलमान जब ग्रहण कर लिया तो ये सुल्तान बना, और खुसरो शाह नाम से ये गद्दी बैठता है 1320 से 20 तक। ठीक है, और इसने एक नारा दिया था कि इस्लाम खतरे में है। ठीक है, तो इस तरीके के इसने नारा दिया था। इसके बाद ये आज जो है खिलजी वंश समाप्त होता है। हम लोग आज चर्चा करेंगे किस विषय में? तुगलक वंश में। आज हम लोग तुगलक वंश के विषय में चर्चा करते हैं। जरा तुगलक वंश देखिए कि तुगलक वंश, अब यहाँ पर ध्यान देना कि तीन, देखो पहले तो एक चीज याद रखना कि एक सूत्र याद रखना आप लोग सभी लोग कि गुख तुशल है, गुख तुशल। तो ये सूत्र आप लोग बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 84 ये मोबाइल नंबर है, 84 है, फिर मोबाइल नंबर 30 है, फिर इसके बाद 84 30 93 है, फिर इसके बाद 37 है, और इसके बाद 75 है। आईएएस में अक्सर एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया? कभी मैच में पूछा जाए, चाहे जैसे पूछा जाए, आप ये ट्रिक से आप क्वेश्चन तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक समय तक किसने वंश शासन किया? तुगलक वंश ने किया। इसके बाद गुलाम वंश अगर आता है दूसरे नंबर, तीसरे पे लोधी वंश आता है, चौथे पे सैयद वंश, और पांचवे पे खिलजी वंश। तो मित्रों ये एक सूत्र याद रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम लोग अब तीसरे वंश पर आएंगे, तुगलक वंश, यानी कि ये देखो तुगलक वंश। तो ये तुगलक वंश है, आज हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक। ठीक,
तो कहा जाए गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से 25 तक शासन करता है, ये भी याद रखना। इसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। गाजी मलिक, गाजी मलिक की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, ये चीज याद रखना। और कहा जाए कि गयासुद्दीन तुगलक यानी कि इसके विषय में ये कहा जाता है कि ये बंगाल में आक्रमण करने गया था। कहाँ गया था? बंगाल में आक्रमण करने गया था। और इसके 5 पुत्र थे, एक नहीं 5 पुत्र थे। ठीक, 5 पुत्र थे। और बंगाल जब आक्रमण करने गया तो यहाँ पर याद रखना कि इसने जो है गाजी मलिक था गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि अपने एक बेटे मोहम्मद के साथ में था। किसके साथ में थे? तो मोहम्मद के साथ में था, यानी कि गयासुद्दीन के, जब ये बंगाल से आ रहा था। ठीक, तो ये चीज़ हुई। और दूसरी चीज़ याद रखना कि एक निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ये थे। क्योंकि निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक की बिल्कुल नहीं पटती थी। क्योंकि निजामुद्दीन औलिया से ये कहा कि मेरा बेटा, इनका एक बेटा और था जिसका नाम जोना खां था। क्या नाम था? जोना खां था। अब ध्यान देना कि जो जोना खां था, और ये गयासुद्दीन कह रहा था किससे? औलिया से। क्या कह रहा था? कि मेरे बेटे को मेरे प्रति मत भड़काओ। क्योंकि एक बार गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को दरबार में बुलाया तो मना कर दिया। जब मना किया तो वो गुस्से में 53 उलेमाओं का महाभियोग चलाया था। 53 उलेमाओं का महाभियोग, यानी कि 53 उलेमाओं, ध्यान देना ये भी क्वेश्चन बनता है कि 53 उलेमाओं का महाभियोग चलाया। का महाभियोग लगा दिया। तो महाभियोग लगा दिया। अभी देखो ध्यान देना, महाभियोग जब लगा दिया तो हुआ ये कि जब ये लगा दिया और ये कहा था किससे? औलिया से, कि अभी हम आते हैं और तुम्हें हम बताते हैं कि तुम मेरे बात को तो खंडन किया, और हम आते हैं अब तुम्हें सजा देंगे, तुम मेरे बेटे को भी भड़का रहे मेरे प्रति। तब और निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि हजूने दिल्ली दूर अस्ति, दूर अस्ति, हजीने दिल्ली दूर अस्ति, अभी दिल्ली बहुत दूर है, आओ हमें तुम सजा दो आके। उसने क्या कहा कि अभी दिल्ली बहुत दूर, आओ हमें सजा दो आके। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके बाद एक चीज और याद रखना कि इसी के समय, यानी कि एक क्वेश्चन बनता है कि डाक व्यवस्था किसके समय प्रारंभ हुई, ये चीज याद रखना। डाक प्रणाली जो व्यवस्था थी किसके समय प्रारंभ हुई? तो इसी के समय हुई। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले दक्षिण भारत को, यहाँ क्वेश्चन याद रखना, दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत काल में मिलाने वाला, दिल्ली सल्तनत काल में मिलाने वाला कौन था? तो यही था। इसके पहले किसी को नहीं मिलाया, किसी मतलब कोई सुल्तान ने नहीं मिलाया। अब इसने सबसे पहले किस राज को मिलाया था? तो वारंगल को मिलाया था। इसने दक्षिण भारत को राज्य को जीतकर वारंगल को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना, बहुत पूछा जाता है। तो ये जब एक चीज याद रखना कि अफगानपुर, याद रखना दिल्ली के पास एक जगह थी अफगानपुर, अफगानपुर। ये अफगानपुर मित्रों याद रखना कि दिल्ली से करीब ऐसे 30-25 किलोमीटर के आसपास पहले थी। और जब वहाँ अफगानपुर में इसने क्या किया कि औलिया ने सुझाव दिया, किसको? जोना खां को। कहा कि ये याद रखना कि अगर दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे कौन? गयासुद्दीन तुगलक, तो तुम्हें सुल्तान नहीं बनाएंगे
और वो किसका राजअभिषेक कराएंगे? मोहम्मद का राजअभिषेक करा देंगे और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तब जौना खां ने पूछा, जौना खां का नाम मतलब क्या है? एमबीटी है, याद रखना है। नाम क्या था? एमबीटी। तो एमबीटी से कहा कि ऐसा करो कि तुम एक काम करो, अगर तुम्हें सुल्तान बनना है तो मेरी बात मान लो। तो उसने कहा क्या? कही आप अफगानपुर में ऐसा भवन बनाओ कि गयासुद्दीन तुगलक यानी कि तुम्हारा भाई मोहम्मद के साथ में आ रहे दोनों हाथी पर बैठकर, और जैसे ये आए और वास्तव में अफगानपुर पहुंचते हैं, और अफगानपुर में एक बहुत विशाल लकड़ी का भवन बनता है, काहे का? लकड़ी भवन। और जैसे ये प्रवेश करेंगे, यहाँ पर प्रवेश करते हैं, और जैसे यहाँ पर प्रवेश करके पहुंचेंगे कि ऑटोमेटिक ये धराशायी हो जाएगा, और जैसे धराशायी होगा और इसमें दबकर मर जाएंगे। तो कहा जाता है कि आग लग गई थी। यह भी कहा जाता है कि भवन गिरा और आग लग गई। कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटा मोहम्मद के साथ उसी में दबकर मारा जाता है। तो अलग अलग स्टेटमेंट लोगों का है। कुछ लोगों ने ये कहा कि इसमें जौना खां का षड्यंत्र है, जौना खां ने ऐसा किया। कुछ लोगों ने कहा देवी प्रकोप था। बर्नी ने कहा ये सूझबूझ से चाल चली गई है। इन बरूता वो भी, यानी कि कहा जाए कि वास्तव में ये एक घटना नहीं, ये घटना को अंजाम दिया गया है, ठीक है। और कहा जाए कि इस वजह से पितृहंता कहा जाता है, पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करने वाला यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था। अब मित्रों याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने गद्दी प्राप्त की पिता की हत्या करके। तो प्राचीन काल से भी उठाइए क्वेश्चन, तो प्राचीन काल में ऐसा कौन शासक था? तो प्राचीन काल में याद रखना कि एक हर्यक वंश था। कौन वंश था? हर्यक वंश था। अब देखो हर्यक वंश में कौन शासक था? एक था बिम्बसार, बिम्बसार, ठीक। तो एक ये बिम्बसार था, और इसी का बेटा कौन था? अजातशत्रु था। तो अजातशत्रु, ध्यान देना इस जगह कि अजातशत्रु। अब यहाँ जो बिम्बसार था, कि बिम्बसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु ने हत्या करके और गद्दी प्राप्त की थी मित्रों। तो याद रखना कि उसी तरीके से मध्यकाल में अगर ये पूछा जाए कि पिता की हत्या करके गद्दी किसने प्राप्त की, तो जौना खां, जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो मित्रों याद रखना कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डाक व्यवस्था की पहली बार शुरुआत इसी ने की थी, और कहा जाए कि इसने सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत काल में मिलाना प्रारंभ किया, और इसी के समय सबसे पहले राज्य दक्षिण भारत का वारंगल मिलाया जाता है, ठीक है। औलिया से इनकी ईर्षा थी, इसी वजह से 53 उलेमाओं का महाभियोग भी चलाया गया, और औलिया ने ये इनसे कहा था कि हजून दिल्ली दूर है, सभी दिल्ली दूर है, आइए मुझे सजा तो दीजिए। तो उसके पहले एक चाल चली, और जौना खां को ऐसी सूझबूझ दी कि अफगानपुर में एक लकड़ी का भवन बनाया जाता है, और वो लकड़ी के भवन जैसे प्रवेश कोई करेगा और उसमें दब के मर जाएगा। तो ये चीज याद रखना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। और मित्रों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्यकाल में, देखो यहाँ से हम कई क्वेश्चन बना रहे हैं जो आपका गलत नहीं फिर होगा, और करना भी नहीं गलत, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आएगा मध्यकाल में, यानी कि मध्यकाल में या मध्यकालीन या मध्यकाल, जो भी समझो, मध्यकाल में नहरों का निर्माण करने वाला, नहरों का निर्माण करने वाला निर्माण करने वाला कौन सुल्तान था?
ऑप्शन यहाँ दिया होगा, ए दिया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी दिया होगा, बी में दिया होगा जलालुद्दीन खिलजी होगा, सी में होगा गयासुद्दीन तुगलक होगा, और डी में आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मित्रों याद रखना कि नहरों का मध्यकाल में अगर कोई निर्माण करता है तो यहाँ पर याद रखना कि गयासुद्दीन तुगलक आंसर सही होगा। कौन हो जाएगा? तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरों को निर्माण कराया मध्यकाल में। अब मित्रों अगर यही चीज और पूछी जाए कि अच्छा कोई पूछ दे कि प्राचीन काल में अगर पूछा जाता तो प्राचीन काल में कौन नहरों का निर्माण करता था? तो प्राचीन काल में सबसे पहले नहरों का निर्माण करता महापद्मानंद था। कौन? महापद्मानंद, पद्मानंद। देखो क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो तुलनात्मक अगर पढ़ेंगे तो यह समझो फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और मेंस में अगर कॉपी लिखेंगे तो इतनी अच्छी होगी कि पूछो मत, जहां आपको 50% मिल रहा हो वहां 80% नंबर मिले। तुलनात्मक क्वेश्चन लिखने का प्रयास करें। लिखें कि मध्यकाल में नहरों का निर्माण करता गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन इसके पहले प्राचीन काल में ऐसा एक शासक आया जिसका नाम महापद्मानंद था, जो कि एक शूद्र वंश का शासक था। और कहा जाए कि उसने शूद्र वंश शासक ने, क्योंकि उसके यहाँ एग्रीकल्चर का कार्य होता था, क्योंकि शूद्र था, तो उसने सोचा कि जब तक नहरों का निर्माण नहीं होगा किसान अपनी फसल तैयार करता था और सूखे की वजह से वो फसल नष्ट हो जाती थी। इस वजह से उसने नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, और इसकी जानकारी किसमें मिलती है? आईएएस में पूछा गया था प्राचीन काल में नहरों का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख था? तो याद रखना कि हाथी गुफा अभिलेख था, और ये अभिलेख खारवेल का था। ठीक है, तो प्राचीन काल से हम लोग उठा के देखेंगे। फिर इसके बाद मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत काल में गयासुद्दीन ने नहरों का निर्माण कराया। लेकिन मित्रों नहरों का जाल पूछा जाएगा कि नहरों का जाल किसके समय हुआ मध्यकाल में, यानी कि 5 नहरें खुदवा दी, ऐसा व्यक्ति कौन हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक को याद रखना। किसको? फिरोज शाह तुगलक को याद रखना। लेकिन मित्रों एक क्वेश्चन फिर बनता है कि मुगल काल में मात्र एक शासक जिसने नहरों की तरफ ध्यान दिया था, कहा कि अगर किसानों की अर्थव्यवस्था सही होगी तभी देश की अर्थव्यवस्था सही होगी। क्योंकि हमारे यहाँ उस समय कृषि प्रधान देश था, आज भी है, लेकिन अब पहले की अपेक्षा हम लोग थोड़ा सा विकास हुआ है, थोड़ा का काफ़ी परिवर्तन हुआ है। क्योंकि पहले 80% लोग कृषि पर निर्भर थे, 80 क्या बल्कि 90%। तो आज भी हमारे यहाँ 60% लोग कृषि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। तो याद रखना इस तरीके से क्वेश्चन बने तो याद रखना प्राचीन काल में आए तो महापद्मानंद लगाना, और मध्यकाल में आए तो गयासुद्दीन तुगलक लगाना। नहरों का जाल पूछा जाए फिरोज शाह तुगलक लगाना। मुगल काल में पूछा जाए किसने नहरों का निर्माण कराया, तो शाहजहां को ही लगाना। देखो शाहजहां के अलावा नहरों का निर्माण किसी ने नहीं कराया था, याद रखना। चाहे कोई हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, इन लोगों ने नहरों का निर्माण नहीं कराया। लेकिन एक शासक था जिसका नाम शाहजहां था। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक वास्तव में 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में सबसे योग्य जो था इसका कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, और यही मोहम्मद बिन तुगलक याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है तो 1325 में बैठता है। कब बैठता है? तो 1325 से 51 तक बैठता है। वास्तव में मित्रों आज हम कहानी टाइप में हम बता दे रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की भी, कि मोहम्मद बिन तुगलक वास्तव में एक महान शासक था। ठीक है, देखो एमबीटी, एमबीटी का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो बैठा, इसका बचपन का नाम क्या था? जौना खा था।
क्या नाम था? जौनखा था। ठीक, अब जौनखा, अब देखो ध्यान कि मोहम्मद बिन तुगलक, अब याद रखना इसके समय जो है कुछ चीजें हुई हैं महत्वपूर्ण, उसको याद रखना। कहा जाए कि पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक ने, पहले याद रखना कि इब्न बतूता, इन बतूता ये 1333 में आता है। ठीक, और इसका शासनकाल 1325 से 51 तक रहता है। ठीक, 1325 से 51, 1335 में आया। और कहा जाए इसे गाजी के पद पर, गाजी के पद पर यानी कहाँ पर नियुक्ति मिली थी? तो दिल्ली में मिली थी। ठीक, दिल्ली में से काजी का पद दिया गया था। बरनी भी इसी के समय था। फरिश्ता इसके विषय में लिखा है। ठीक, इसने भी लिखा था कि वास्तव में ये बहुत अच्छा शासक था। बदायूनी, बदायूनी ने भी लिखा। बदायूनी ने क्या लिखा था कि सुल्तान को, याद रखना कि सुल्तान को प्रजा से, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से। देखो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि सुल्तान को, देखो सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक, मुक्ति मिल गई थी। अब मित्रों याद रखना ऐसा चीज, बरनी भी इसके विषय में चर्चा करता। इन बतूता इसको तो दरबार में रखा, लेकिन ईर्षा कुछ अब कहा जाए अलग टाइप की हो गई कि कुछ समय बाद पद से हटाया तो ईर्षा भी करने लगा था ये। ठीक है, दूसरी चीज कहा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक पूरी दिल्ली सल्तनत काल में सबसे विद्वान कौन था? याद रखना पहला क्वेश्चन, सबसे विद्वान कौन था पूरी दिल्ली सल्तनत काल में? सबसे ज्यादा विद्वान कौन था? तो हमें लगाना पड़ेगा आंसर एमबीटी। कौन था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तब भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? एमबीटी। क्या, किसको लगाएंगे? एमबीटी। याद रखना कि एमबीटी, यानी कि एमबीटी का जो साम्राज्य था, कितने प्रांत थे इसके समय? 23 प्रांत थे। पांड राज को किसने जीता? यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर पाया वो इसने कर दिखाया। यानी कहा जा पांड राज्य को भी विजित कर लिया था। पांड राज को विजित करके, राज्य को विजित करके यानी कि दिल्ली सल्तनत में मिलाया। किसने मिला लिया? दिल्ली मिलाया। किसने मिलाया? मोहम्मद बिन तुगलक। अब उसको दिल्ली को ही, यानी कि पांड राज को ही नहीं, यानी कि देवगिरी, ध्यान देना कि देवगिरी, फिर देवगिरी के बाद देखो देवगिरी तो मिलाया ही मिलाया। ठीक, वारंगल को भी मिला लिया था, वारंगल को भी मिला लिया इसने। यानी कि कहा जाए कि इसने जितने दक्षिण भारत के राज थे सभी को अपने राज में मिला लिया था। तो था मोहम्मद बिन तुगलक। और एक क्वेश्चन और बनता है, देखो इसे पागल बादशाह क्यों कहा गया? पागल बादशाह जब तक जिंदा रहा तब तक तो किसी ने नहीं पागल कहा, मरने के बाद इसे पागल कहा गया। तो कारण ये, कुछ इतिहासकार इससे ईर्षा भी करने लगे थे। ईर्षा इस वजह से क्योंकि जैसे इब्न बतूता, इसको भी बरनी, ये भी करने लगे। कारण ये है कि इसने कुछ समय बाद हटा दिया था पद से और इनके प्रति थोड़ी सख्ती कर दी, तो बाद में इसी वजह से ये लोग पागल बादशाह। और एक चीज तो ये कहावत है कि जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता, चूंकि उसकी अपनी अलग एक शैली होती थी, अलग उसकी एक सोसाइटी होती थी, तो इस वजह से लोग कहें ये तो पागल हो गया, वो अपने में खोया रहता था।
और दूसरी चीज उसकी 5 नीतियां थी, वो भी हम पूरी बताएंगे कि जैसे राजधानी परिवर्तन करना था, एक सूत्र है DRSKD, वो हम बताएंगे पूरा भी, है ना। देवगिरी, फिर राजधानी परिवर्तन हुआ, फिर क्या क्या किया, तो ये हम सब पूरा भी बताएंगे इसके विषय में। लेकिन एक चीज याद रखना, पहला ऐसा सुल्तान, देखो अगर देखा जाए कि अकबर ने इससे भी कुछ प्रेरणा ली थी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला ऐसा सुल्तान कौन था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया करता। कई बार IAS PCS समीक्षा अधिकारी को पूछा गया, जैसे कि ऑप्शन दिया जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज तुगलक है। तो जैसे ऑप्शन दिया जाए तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों या होली दीपावली के त्योहारों में ये मिलने जाता था। और कहा जाए कि जैनियों को भी इसने प्रशय दिया था, यानी कि उनको भी अपने दरबार में शरण दी थी। जैन प्रभु सूरी, जैन प्रभु सूरी इसी के दरबार में रहते थे। जैन प्रभु सूरी, कई बार याद रखना, जैन प्रभु सूरी, और जहां प्रभु आ जाए तो MBT लगाएंगे, ध्यान देना। और जहां चंद्र आता, जैन चंद्र सूरी, तब उसको क्या लगाते, तब अकबर लगाते, ठीक है, तब अकबर लगाते। चंद्र आता, लेकिन प्रभु दिया हो तो MBT लगाना। यानी कि इसने जैनियों को भी शरण दिया, और कहा जाए कि हिंदुओं के प्रति उदारवादी नीति अपनाई थी। तो ऐसा था मोहम्मद बिन तुगलक। वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक ने किसी को सताया नहीं था, और जो उसे अच्छा लगता था राज के हित में वो कार्य करता था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना कि बदायूनी ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, इसी ने स्टेटमेंट दिया। और पागल बादशाह भी कहा था, ठीक है, पागल बादशाह कहा था एलिफिस्टन ने, ठीक। और कहा जाए कि लघु अकबर भी कहा जाता है ना, लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है, एलिफिस्टन कहा है। और वास्तव में कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य तो मुगल काल में भी नहीं था जितना इसका बड़ा था। मुगल काल में सबसे ज्यादा 21 प्रांत किसके समय थे? औरंगजेब के समय थे। किसके समय थे? औरंगजेब के समय तो मात्र 21 प्रांत थे। लेकिन याद रखना इसके समय कितने थे? 23 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। अच्छा, इसके समय एक चीज और कि दक्षिण भारत के राज्यों को इसने जीता और अपने राज्य में मिला लिया है, दिल्ली में मिला लिया। लेकिन अन्य सुल्तान हुए जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि दक्षिण भारत के राज्यों को विजित किया, और विजित करने के बाद क्या किया, उनसे कर लेके उनसे कहा था जाइए अपने यहाँ स्वतंत्र रूप से राज्य करिए, मुझे कर भेजिए, मुझे कर भेजते जाइए। और मित्रों याद रखना कि इतना बड़ा साम्राज्य इसने कर तो लिया, लेकिन वही परमाणु बम के तरीके से विस्फोट हो गया, यानी कि बाद में छिन्न भिन्न हो गया, उतना नहीं संभाल पाए, यह भी कारण रहा। लेकिन एक कहा जाए कि एक बड़े भूभाग पर उसने अपने जीवित रहते हुए शासन तो किया, ये तो उसने एक इतिहास रच दिया कि वास्तव में चाहे दिल्ली सल्तनत काल हो चाहे मुगल हो, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए साम्राज्य किसका था तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो मित्रों ये है आज की क्लास। क्लास को इस तरीके से पढ़िए जैसे लगे एक कहानी है। इतिहास को इतिहास यानी कि बोझ समझ के पढ़ेंगे तो इतिहास कभी याद नहीं होगा। लोगों की बहुत शिकायतें होती हैं, कहते सर ये इतिहास तो ऐसा है कि ये आज पढ़ो कल भूल जाते हैं। तो कहावत है कि वास्तव में इतिहास बड़ी बेवफा शाम पड़ी सुबह सफा। तो वास्तव में ऐसा लोगों को मानना, लेकिन वास्तव में याद रखना कि ये गलत है। इतिहास को आपने जिस दिन कहानी के रूप में अपने अंदर उतार लिया तो इतिहास से सरल कोई विषय नहीं है। और हर व्यक्ति का अपना एक इतिहास होता है, बिना इतिहास पढ़े तो आगे काम ही नहीं चलेगा, कोई भी परीक्षा हो। और इतिहास का तो सबसे ब्रॉड सिलेबस होता है। और कहा जाए चाहे PCS IAS में या समीक्षा अधिकारी में अगर इतिहास नहीं आते हैं तो सिलेक्शन पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमारा मानना है कि इतिहास को मेरे साथ जुड़िए, इतिहास को पूरी कहानी टाइप में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और याद रखना जैसे हम ये
समाप्त करेंगे, हम पेपर भी कराएंगे, और जो पेपर हम कराएंगे फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होंगे। मिलते हैं हम लोग कल पुनः फिर अगली क्लास में।